हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सबको सही चल रहा होगा। और हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 285 पे। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि पूरा एपिसोड ही फाइटिंग सीन से भरा हुआ है। और उसके एंड में जाके जियान और फेंग्यू दोनों अपने फाइनल अटैक को तैयार कर लेते हैं। बेसिकली इससे आउटकम डिसाइड होने वाला था। तो हम जानते हैं आगे की स्टोरी। अरीना से बाहर बैटल को देखने वाले एक्सपर्ट्स इस समय अपनी सीट से खड़े हो चुके थे। जीली अपने मुंह को ढक के बोलती है, ये जियान कर क्या रहा है? फेंगी को इस अटैक ने एक बार एक प्रोफेशनल लेवल के 2 स्टार दुशियन को भी खत्म कर दिया था। वो मुंह के टिस्क टिस्क करके बोलता है, ये जियान सच में कुछ है। इसने एक्चुअली में फेंगी को अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। अपनी ब्लड एसेंस को यूज करके स्पेस शटल को एक्टिवेट कर देना। इससे तो मुगे भी डरता था। अनएक्सपेक्टेडली जियान इसके सामने खड़ा हुआ है। डुआन फेंग, जिनकी नजरें से इंटेंस बैटल पे टिकी होती हैं, वो खुद से बोलते हैं कि हमें इंटरवीन करना चाहिए। जियान की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। अगर उसे हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ हो जाता है तो चीजें सही नहीं होने वाली। लेकिन जब डुआन फेंग इस गहरे विचार में चले गए होते हैं, कंपटीशन की फाइट एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है। वो फेंग्यू, जो कि अपनी स्टेबिलिटी खो चुका होता है और उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे, वो कहता है, जियान विरोध करना बंद कर दो। अगर तुम अभी सरेंडर करते हो तो हो सकता है तुम्हारे पास अब भी सर्वाइव करने का मौका हो। लेकिन जियान रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो फेंग्यू के प्राइड को अच्छे से समझता था। जियान जानता था कि फेंग्यू तब तक हमला नहीं करेगा जब तक जियान का काउंटर अटैक तैयार न हो जाए। आसमान में क्रैकल क्रैकल की आवाजें गूंज रही होती हैं। स्पेस फ्रैक्चर और रिपेयर हो रहा था। जियान भी अपनी फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके फाइनली अपनी फुल दोशान पावर को रूलर के अंदर भेजने लगता है, जिससे इस माउंटेन रेंज का वातावरण बहुत ही क्योटिक हो जाता है। जियान के कंट्रोल में आके और एम्पेजिंग फ्लेम भयानक तांडव मचाने लगी थी। ये आकार लेती एक मोटे से एनर्जी के गोले का, जो पतले पतले लाइंस में बढ़ के जियान की रूलर को ढक लेता है। जिस पल इस एनर्जी और रूलर के बीच में संपर्क हुआ था, सबके कानों में साए साए चर 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 की आवाजें जाती है। अभी हवा भी जलना शुरू कर देती है, जिससे नीचे के पेड़ पौधे, जो कि आग से काफी दूर थे, वो अपने आप ही पिघलना शुरू हो गए थे। अरीना के बाहर बैठी जीले का ध्यान फाइनली जियान के ऊपर जाता है। वो कहती है, ये भी एक होली रैंक की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि फेंग्यू का पिछला अटैक भी होली रैंक का था, लेकिन तब भी जियान जितनी पावरफुल टेक्निक नहीं है, जो कि स्पेस को भी अपने अंदर कंज्यूम कर रही है। फेंग्यू, जो कि इनिशियली काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा था, अब जियान को ढकने वाली एनर्जी को बहुत ध्यान से देखता है। वो बता सकता था कि कोई ऑर्डिनरी मूव नहीं है। अपने शरीर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए जियान दांती मीस के बोलते है, बस थोड़ा सा और। वो फोकस करता है उस रेड एनर्जी के ऊपर, जो किसी गोल गोल फुब्बारे की तरह उसकी एंशिएंट रूलर को ढक रहे थे। इसे देख के फाइनली फेंग्यू गहरी सांस लेके तेजी से हंसना शुरू कर देता है। वो एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, जियान वाह, तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट नहीं किया। जियान की आवाज भी एकदम कोल्ड और रेजोल्यूट थी। वो बोलता है, टॉप 6 पोजीशन में मुझे आना ही होगा। फिर वो अपनी एंशिएंट रूलर को ऊपर की तरफ उठाता है, जिसमें से एक मिस्टीरियस पावर रेडिएट होने लगी थी। फेंग्यू भी चिल्ला के बोलता है, कम ऑन। बज़ के साउंड के साथ वो स्पेशल ऑरा स्पेस शटल को बहुत अनस्टेबल कर देता है। फिर ये आगे बढ़ी थी। स्पेस ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट हुआ था। एट द सेम टाइम जियान की रूलर नीचे करने से इन पार्टों की श्रृंखला के हर हिस्से से चकाचौंध करने वाली लाल फ्लेम्स इरप्ट होती हैं, जो कि चैनल होने लगी थी उसकी एंशिएंट रूलर में, और वो फ्लेम्स और भी वायलेंट होते जा रहे थे। इसी पर वो सिल्वर स्पेस शटल और वो ब्लेजिंग रेड एनर्जी बीम भयानक तरीके से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। गूंजने लगती है बैंग बैंग की आवाजें, लेकिन काफी जल्दी जियान की फायरी एनर्जी बीम थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई देती है। वो फेंग्यू अपनी लाल आंखों के साथ बोलता है, मैंने अपनी स्पेस शटल को अपने ब्लड एसेंस से टेम्पर किया है। मेरी स्पेशल एनर्जी नॉर्मली तुम्हारी फायर का काउंटर है। ये आसान होने वाला है। उसके दोनों हाथों से निकलने वाली और भी स्पेशल फोर्स और शटल के मोमेंटम को और बढ़ाने लगती है, जिससे जियान की फ्लेम्स ओवर पावर हो रही थी। हफ हफ की आवाजों के साथ गहरी सांसें लेते हुए जियान खुद को जैसे जैसे काम रखता है। वो फिर अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, मूव द स्काई रूलर ब्रेक। एक फायरी रेड एनर्जी जिसे वो अब तक सरप्राइज कर रहा था, अचानक से वो शैटर हो जाती है। जैसे जियान के अटैक के सामने एक लाल रंग का गोला बनता है, जो कि बहुत मिस्टीरियस लग रहा था। अगले इंस्टेंट में स्पेस शटल, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही होती, वो लाल रंग के गोले के द्वारा डिवावर कर ली जाती है। गूंजती एक ग्रक की आवाज। फेंग्यू, जिसकी आंखें डिसिप्लिन से भर चुकी होती हैं, हम उसे खून की उल्टी करते हुए देखते हैं। आखिर उसकी स्पेस शटल, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होती है, वो किसी के द्वारा निगली कैसे जा सकती है? ये विचार उसके दिमाग में चली रही होती, तभी जियान की कोल्ड आवाज उसके कान तक पहुंचती है। एक बार हेडसील को चेंज करते हुए वो रिलीज करता है अपनी दोशियन पावर को, जो उस लाल रंग की गोले के अंदर जाके स्पेशल शटल से मर्ज होने लगी थी। वो कहता है, चलो ये गिफ्ट में तो ये वापस लौटाता हूँ। इसी मोमेंट में स्पेस क्रैक हुआ था और इसमें से निकलती है वो सेम स्पेस शटल, लेकिन इस बार वो सेम नहीं होती है। इसके एक समय पे होने वाली वो प्योर स्पेशल पावर अब रिप्लेस कर ली गई थी एक फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी
एनर्जी से। इस ऑल्टर्ड अटैक की उन एनर्जी फ्लक्चुएशंस के सामने वो फेंग यू, जो कि पहले से ही थक चुका था, अब उसके पास कोई चांस नहीं बचा होता। अपनी अटैक को अपनी तरफ आती हुई देख उसका दिल कांप जाता है। वो पीछे हटके बोलता है मखना। इंस्टिंक्टिवली अपने कदमों को पीछे लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देरी हो गई थी। उसकी आंखों में वो अटैक एक्सपेंड होता है। तभी जैन, जो कि आसमान में और भी ऊपर फ्लोट कर रहा था, वो काम लेकिन एक फोर्सफुल आवाज में बोलते है हार मान लो वरना ये तुम्हें समाप्त कर देगा। फेंग यू जियान को कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन के साथ देखता है। वो सेंस कर पा रहा था कि जियान भी अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है। अगर वो थोड़ा सा और होल्ड कर पाता तो जीत उसकी होती, लेकिन वो अपने अटैक को जियान की पावर से इन्फ्यूज होती हुई फेस करके उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। वो अपने सिर को हिला के बोलता है मैं हार मानता हूँ। इसी वर्ड में फेंग यू और स्पेस शटल के बीच का स्पेस एक पतली सी लाइन बन के क्रैक हो जाता है। इसमें से डुअन टियानफेंग बाहर आते हैं, जो अपने हाथ के एक इशारे से उस स्पेस शटल के ऑरे को वहीं पे कोलैप्स कर देते हैं। वो अनाउंस करते हैं सेकेंड राउंड का विजेता है जियान। इस समय जियान की बॉडी भी आसमान से नीचे कोलैप्स हो रही थी और उसका ऑरा बहुत कमजोर हो चुका था। अच्छी बात है कि उसे पकड़ने वाले डुअन टियानफेंग होते हैं। उसके शरीर में एक जेंडर सी फोर्स को भेजते हुए अपने सिर को हिलाते हैं। फिर वो जियान के शरीर को देते हैं दुकीफे को। डू टियानफेंग बोलते हैं फेयर, जाओ जियान को आराम करने के लिए ले जाओ, उसे अब यहाँ पे और रहने की जरूरत नहीं है। इस समय चारों तरफ से इस बैटल को देखने वाले एक्सपर्ट्स अपना जबड़ा बंद नहीं कर पाते। वो बार बार देखते हैं अनकॉन्शियस जियान को और हारे हुए फेंग यू को। इन सबके हाथ ट्रेम्बल हो जाते हैं, क्योंकि वो अब समझ चुके थे कि जियान शायद यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजरस है। धीरे धीरे करके कंपटीशन के 3 दिन भी निकल जाते हैं। टॉप 6 डिसाइड हो चुके थे। ये होता है मर्सरी गिल्ड कप म्यूके, 6 होली सैक्स से जिली, ब्लड क्लॉथ सैक्स से ब्लड क्रिस्टल और ऑक्शन हाउस से जोमी। फिर एक मिस्टीरियस बंदा था। फिर ऑफ कोर्स हमारा जियान होता है। ये पहली स्टेज एंटर कर चुकी थी अपने फाइनल राउंड में। अभी पूरा थंडर रियल्म एक एंटिसिपेशन की हीट से भरा होता है। आफ्टर ऑल फर्स्ट फ्लोर पे आने वाले को थंडर गॉड स्क्रोल यानी कि थॉर स्क्रोल मिलने वाला है। रिवॉर्ड्स तो बेसिकली सेकंड और थर्ड के भी काफी अच्छे थे। नो डाउट इन 6 लोगों में बहुत इंटेंस बैटल्स होने वाली हैं। इन 6 लोगों में बस जियान ही होता है जिसकी स्टैंड 2 स्टार दोशियान के अर्ली स्टेज पे थी। बाकी 5 सेम रियल्म के पीक पे पहुंच चुके थे। हाउएवर अब कोई भी जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। इवन फेंग यू जैसा प्राइडफुल जीनियस भी, जो कि म्यूगे के बराबर फाइट कर सकता था, वो भी जियान के हाथ से मात खा चुका था। उसके कोलैप्स होने के बाद दुकीफे पर्सनली उसे उसके क्वार्टर्स तक लेके गई थी। पिछले फेंग यू के साथ होने वाली क्लैश में जियान ने हेवन शिफ्टिंग रूलर का इस्तेमाल करके काफी बड़ा रिस्क लिया होता है। आफ्टर ऑल फेंग यू का वो स्पेशल शटलिंग अटैक भी बिल्कुल हल्का नहीं था और जियान भी काफी थक चुका होता है। शायद जो आगे हुआ वो हम सब के सामने है। हालांकि जियान के स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ हेवन शिफ्टिंग रूलर की पावर भी बढ़ेगी, लेकिन तब भी 2 स्टार दोशियान अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ सेम रियल्म के पीक स्ट्रेंथ का सामना करने के लिए काफी नहीं होती है। वो जानता था कि अगर वो मिड स्टेज में होता तो फेंग यू के साथ होने वाली फाइट बिल्कुल इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। वो बेचारा लवर 3 दिन के लिए अनकॉन्शियस रहा था। हम उसे इस समय बेड पे बैठे हुए देखते हैं। वो हम करके बोलते आखिर हो क्या रहा है। उसे गहरी भूख का अनुभव हो रहा था। क्लियरली फेंग यू के साथ होने वाली बैटल में उसने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया है, खासकर जब उसने बैक टू बैक 2 बैटल्स लड़ी हो। कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए भले जियान को इंटरनल इंजरीज हो गई हो, उसे अपने बारे में कुछ अजीब भी महसूस हो रहा था। इसी पल जियान के शरीर का फायर एटीट्यूड दो को एकदम रेस्टलेस होने लगा था। इसमें से अनसेटलिंग एनर्जी निकलने लगती है। जियान को फाइनली एहसास होता है कि वो क्या महसूस कर रहा था। तुरंत ही उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। आखिरकार ये था ब्रेक थ्रू का साइन। वो कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि फेंग यू से फाइट करने में एक्चुअली मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सच में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बैठ जाता है क्रॉस लेग पोजीशन में। फिर अपनी एनर्जी को अपने शरीर में गाइड करने लगता है। दोशियान एक्सपर्ट्स के बीच में होने वाला ब्रेक थ्रू इनके दोशियान ऑरे के रिफाइनमेंट के ऊपर निर्भर करता था। ऑफ कोर्स हायर रियल में एडवांस करने में अक्सर दोशियान ट्रिबुलेशन का भी सामना करना पड़ता है। ये उन सबसे बड़े कारणों में एक होता है जिसकी वजह से 2 इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स इतने कम होते हैं। इस रूम में बूम की साउंड गूंजी थी। ये पूरा घर ही लाल रंग से चमकने लगता है। अच्छी बात है जियान पहले अपनी सोल पावर सील का यूज कर रहा था, जिससे एनर्जी लीक नहीं होती। कुछ समय के बाद जब सब कुछ तैयार हो जाता है वो कहता है अब्सॉर्ब। उसके 2 कोर में रेवोल्यूशन शुरू हो जाते हैं। एक 2 स्टार दोशियान मिड स्टेज में होने वाला नेचुरल ब्रेक थ्रू था। हालांकि ऐसी एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस काफी लंबा समय ले सकती थी। अच्छी बात है कि टॉप 3 के लिए होने वाली फाइट्स में अब भी 10 दिन का समय रह गया होता है। जियान के घर से थोड़ी सी दूर एक छोटे से पवेलियन में 4 ब्यूटीफुल फिगर्स इकट्ठे हुए थे। इनमें से 2 होती हैं यू सिस्टर्स, ल्यूचिंग और ल्यूकिफे। ये चारों ही जियान के साथ कनेक्शन को रखते थे। खासकर एक जैसे टेम्परमेंट होने की वजह से ये सब भी एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। ल्यूकिफे अमेजमेंट से भरी आवाज में कहती है फेंग यू के साथ बैटल करने के बाद जियान थकावट की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया है। वो एक्चुअली
एक्चुअली में फेंग यू को हरा पाया। तो मैं जानना चाहिए कि फेंग यू थंडर सिटी की यंगर जनरेशन के टॉप 3 में रैंक करने के लिए काफी है। एक बार तो उसे म्यूगे के बराबर माना जाता था। ऐसा फीयरसम जीनियस एक्चुअली में जियान के हाथों से मुक्की खा चुका है। इस जीत से खुश तो यू भी बहुत थी। वो हंस के बोलती बिग ब्रदर जियान सच में अमेजिंग है। तभी ल्यूचिंग अपनी आंखें नैरो करके बोलती है तुम्हारी जियान के साथ रिलेशनशिप काफी क्लोज लगती है। यू रन हल्की स्माइल के साथ बताती है जियान हमारी यू सैक का चीफ एल्केमिस्ट है। साफ तौर पे वो ल्यूचिंग की क्यूरियोसिटी को इसी पॉइंट पे खत्म करना चाहती थी और कहीं न कहीं ये सही असर भी होता है। ल्यूचिंग नोट करके बोलती है वो ऐसी ही बात है। अब उसका सस्पिशन थोड़ा कम हो जाता है, वरना वो सोच रही थी कि कहीं जियान इन दोनों बहनों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में ना हो। अभी दुग्गिफे कहती है फर्स्ट स्टेज कंपटीशन खत्म हो चुका है। आई वंडर आगे के तीनों में से जियान को कौन सी पोजीशन मिलेगी। वैसे सिस्टर ल्यूचिंग तुम जियान के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट हो। फिर वो पांचों पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से बताने लगती है। वो कहती है हम बचे हुए 5 कंटेंडर्स की स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये सब 2 स्टार रेन की परफेक्शन तक पहुंच चुके हैं। भले ही जियान ने फेंग यू को हरा दिया हो, लेकिन उसके जीतने के चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। ल्यूचिंग विंडो की तरफ देख के अपनी आंखें नैरो करके बोलती है फेयर ये कंपटीशन की सेकंड स्टेज कैसी होगी। दुगी फिर तुरंत ही अपनी खोपड़ी को एक तरफ झुका लेती है। ऐसा लगता है वो गहरी सोच में चली गई हो। फिर वो कहती है ट्रायल की सेकंड स्टेज इसमें नॉर्मली काफी कम लोग होंगे और इसे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके ऐसे गहरे बैकग्राउंड होने के बाद भी जब वो सेकंड स्टेज के बारे में बात करती है दुग्गिफे के चेहरे पे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है। साफ तौर पे इसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं था। ल्यूचिंग भौं से घूट के कहती है कम पार्टिसिपेंट्स। चीफे के चेहरे पे आती है मिस्टीरियस स्माइल। वो बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि असली हाईलाइट होने वाली है थर्ड स्टेज। ल्यूचिंग बड़बड़ाती है वो थर्ड स्टेज पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बारे में सोच के मुझे अनईजी फील हो रहा है, जैसे कुछ सब में कुछ बड़ा होने वाला हो। पॉलिसी के प्रैक्टिशनर होने की वजह से ल्यूचिंग डार्क और इविल एनर्जीज के खिलाफ काफी सेंसिटिव थी। इस थंडर वर्ल्ड जैसी जगह पे भी जहाँ टेरिफाइंग थंडर एनर्जी मौजूद है उससे एक अनसेटलिंग हल्का सा ऑरा फील होता है। ऑफ कोर्स ऐसा दुखी वे फील नहीं कर पा रही थी। वो उसे दिलासा देती हुई बोलती सिस्टर ल्यूचिंग लगता है ये बस आपकी इमेजिनेशन है। थंडर वैली इस रेन की बहुत अच्छे से पहरेदारी कर रही है, चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा। अभी के लिए चलो हम देखते हैं कि इस फर्स्ट स्टेज में चैंपियनशिप को कौन हासिल करेगा। दुखी फिर कहती मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। इन 4 लड़कियों के बीच में फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। ये 10 दिन भी कैसे निकले थे मालूम नहीं पड़ा था। इस समय का इस्तेमाल 6 फाइनलिस्ट अपने कमरे में बंद होकर करते हैं। ये फोकस कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग पे। वो जानते थे कि कोई भी आसान अपोनेंट नहीं है। अगर वो इस लास्ट मोमेंट का पूरा एडवांटेज नहीं लेते तो फिर उनकी हार काफी शर्मनाक होगी। ये वो समय होता है जब थंडर रियम के आसमान में बूम 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 की आवाजों के साथ भयानक घंटियां बजने लगती हैं। ये थी भीड़ को अरीना में बुलाने की घंटियां और ऐसा होता भी है। काफी जल्दी अरीना की सारी सीट भर जाती है और लोगों के बीच में बुनबुनाने की आवाज सुनाई देने लगती है। एक बंदा कहते हैं आज के दिन टॉप 6 में से टॉप 3 डिसाइड होंगे। एक और बोलता है मैंने तो सुना इस बार के 6 लोगों में 5 की स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशान पीक पे है, लेकिन न जाने कैसे एक बंदा जिसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशान के उस अर्ली स्टेज की है वो भी यहाँ तक पहुंच गया है। ये सुन के इसका साथी कहता है सच, अगर कोई अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियन टॉप 6 में जा सकता है तो ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। इनसे 2 सीट पीछे एक लड़की जो कि इनकी बातें सुन रही होती है वो अपना मुंह फैला के बोलती भाग यहाँ से। तो जाकर पता ही क्या है, तो जिसकी बात कर रहा है उसे उस कल्टिवेशन बेस से जज नहीं किया जा सकता। वो फेंग यू को भी हरा चुका है जो कि इस बार जीतने का कंटेंडर था। ये सुन के पहला वाला बंदा शॉक हो गया था। वो कहता है क्या फेंग यू तुम्हारा मतलब वो जो कि म्यू के जितना फेमस है। खैर बातें तो ऐसी होती रहती है। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग पहले से एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि बैटल्स कितनी फेयर्स होने वाली हैं और इस शो को कोई मिस नहीं करना चाहता। हम फोकस करते हैं 2 सीट्स के ऊपर, जिनमें से एक और बैठी लड़की बोलती है बदर फेंग। वो अपने साइड में बैठे बंदे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे डर था कि कहीं चारों तरफ हो रही बातें उसके फियांसे को गुस्सा न कर दें, लेकिन इस बार वो फेंग ज्यादा शांत होता है। उसके चेहरे पे वो पहले वाला घमंड दिखाई नहीं देता। वो बोलता है जिली कोई बात नहीं, वो जियान सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे तब भी लग रहा है कि कुछ छिपा रहा है। अगर तुम्हारी से बैटल होती है तो रैकलेस मत होना, चीजें बुरी लगे तो हार मान लेना। जब से जियान ने उसे हराया था फेंग यू की वो प्राइड जिसे दोनों हाथों से पकड़ के रखता था अब वो कम हो चुकी होती है। वो ना ही पहले वाला एरोगेंस वाला टेम्परामेंट दिखाता है। आखिरकार अगर जियान ने आखिरी मोमेंट पे उसे सरेंडर करने का मौका नहीं दिया होता तो बिना किसी डाउट के वो टेरिफाइंग ब्लो उसकी जान ले लेता। हमारा ध्यान जाता है 4 ग्रेसफुल फिगर्स के ऊपर जो अरीना में आ चुकी थी, लेकिन इन्हें जब जियान कहीं दिखाई नहीं देता वो कहती है जियान कहाँ पे है, वो यहाँ पे अब तक पहुंचा क्यों नहीं। इस बैटल फील्ड के बिल्कुल किनारे पे 6 फाइनलिस्ट के लिए 6 सीट्स पहले तैयार कर दी गई थी। ल्यूचिंग अपने सिर को हिला के बोलती है मैं अभी उसके रेजिडेंस से होके आई हूँ, लगता है वो अभी सिक्लूजन में है। चारों में से किसी भी लड़की की जियान को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत
खराब होंगे। अब भाई दुखी हुई थी थंडर वैली मास्टर की बेटी, उसका बचपन ना गया नहीं था। वो हंस के बोलती कोई बात नहीं, अगर वो जल्दी यहाँ पहुंचता भी नहीं है तो मैं फिफ्थ ब्रदर से बोल के मैच को डिले करवा दूंगी। शायद दुखी फे बोली पाई होती तभी इस अरीना में एक डीप वॉइस गूंजती है। इस बार डू टियानफेंग अपने साथ कई पावरफुल डिसिप्लिन गार्ड्स को लाए होते हैं। वो कहते हैं यहाँ सच में काफी भीड़ है। डू टियानफेंग को देख के लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं थर्ड मास्टर आ चुके हैं, लगता है मैच शुरू होंगे, कम ऑन अपनी अपनी बोलियां लगाना शुरू कर दो, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा मुनाफा कमा पाता है। एक बंदा चिल्ला के बोलता है मैं म्यूगे पे 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगाता हूँ, तो एक और जूमी पे 20,000 लगाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बैटिंग का मामला चल रहा था। वो फोर्ज थंडर वैली के अंडर नहीं आता, लेकिन डू टियानफेंग इसे रोकते भी नहीं है। बैट सबके ऊपर लगाई जा रही थी, बस जियान के ऊपर नहीं। तब एक बंदी जो कि जियान की दीवानी हो चुकी थी, वो फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहती जियान के ऊपर कोई बैट क्यों नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाती। एक कोल्ड आवाज कहती किसने कहा कि कोई नहीं कर रहा, मैं जियान पे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स लगाती हूँ। हम देखते हैं लीचिंग को आगे बढ़ते हुए। वो सीधा टेबल पे एक स्टोरेज रिंग को रख देती है। वो बैटिंग को मैनेज करने वाला बंदा अंगूठी के अंदर के मामले को देख के हंस के बोलता है ये सच में 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। ही जियान की जीतने के चांस 100 में से 1 है। उसके हिसाब से एकदम मूर्खता से भरी बैट थी। जियान जैसे तैसे टॉप 6 में एंटर कर पाया था और उसकी स्ट्रेंथ बस 2 स्टार दोशियान की अर्ली स्टेज पे होती है। उसके टॉप 3 में आने के चांसेस कैसे ज्यादा हो सकते थे, लेकिन शायद इस बैटिंग मैनेजर ने अपने सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि बस एक बैट उसे पूरी तरह से बैंकरप्ट कर देगी। वो खून के आंसू रोने लगेगा। वो मूगे जो कि अपनी सीट के सामने खड़ा होता है, जियान की जगह को खाली होते हुए देख वो डू टियानफेंग से बोलता है थर्ड मास्टर क्योंकि सब यहाँ पहुंच चुके हैं तो क्यों ना हम टॉप 3 सिलेक्शन को शुरू करें। डू टियानफेंग की भौं से कोट के बोलते है जियान रह कहाँ पे गया। वो जोमी भी बोलता है थर्ड मास्टर मैच को शुरू होने का समय हो गया है, अगर कोई अब भी नहीं दिखता है तो फिर उसकी ऑटोमेटिकली हार मानी जाएगी। डू टियानफेंग को सोच के नोट करते हैं। वो कहते हैं वेरी वेल, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि टॉप 6 में होने वाली बैटल्स वो ऑफिशियली शुरू होती हैं। चलो लॉर्ड्स को ड्रॉ किया जाए। उनके अनाउंसमेंट को सुनने के बाद 5 फाइनलिस्ट जिनमें से 3 मेल्स और 2 फीमेल्स होती हैं, वो लॉर्ड्स को खींचने के लिए आगे बढ़ गए थे। जब चारों ने अपने कार्ड्स को दिखाया होता है, अरीना में चीयर्स की आवाजें गूंजती हैं। पहला था म्यूगे वर्सेस जीली, दूसरा जूमे वर्सेस ब्लड क्रिस्टल। फाइनली सबकी नजरें जाती हैं उस बंदे के हाथ में जिसने काले रंग की रोब पहन रखी थी और इस पे लिखा हुआ होता है जियान, यानी कि ये था जियान वर्सेस हेम्यू। डू टियानफेंग अनाउंस करते हैं फर्स्ट राउंड जियान वर्सेस हेम्यू, लेकिन ये सुन के पूरा अरीना शांत हो गया था। जियान के एब्सेंट होने की वजह से लोग अलग अलग बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं वो लड़का क्या उसे डर लग रहा है। वो हेम्यू कोल्ड स्नॉट करके बेसब्री से भरी आवाज में कहता है थर्ड मास्टर क्योंकि जियान की यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं हो रही, हम चलो आगे बढ़ते हैं। ये सुन के डू टियानफेंग जस्ट बोलने वाले होते हैं अभी हेम्यू के सामने का स्पेस क्रैक हुआ था और इसमें से एक जाना पहचाना फिगर निकलता है। इस फिगर को देख के हेम्यू एकदम स्टंड रह जाता है। वो पीछे हट के बोलते है जियान। उसे जियान की प्रेजेंस में से कुछ बहुत डेंजरस फील हो रहा था जिसकी वजह से वो चिल फील कर रहा होता है। वहीं पे जब फेंग्यू जियान के शरीर में से उन हल्की सी स्लिवरी फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है जो काफी जानी पहचानी थी। फेंग्यू बोलते हैं स्पेशल फ्लक्चुएशंस। जियान जो कि अपने हाथों को पीछे करके प्राइड के साथ खड़ा हुआ था, उसकी आंखें लॉक हो गई थी हेम्यू की आंखों में। वो एक काम आवाज में कहते हैं अच्छी बात है कि मुझे स्पेस के थ्रू ट्रेवल करना आता है, वरना ये बैटल में मिस ही कर देता। तभी कुछ लोग जो कि जियान के एंट्रेंस से स्टंड हो चुके थे वो फाइनली कुछ नोटिस करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति बोलता है इसके बारे में कुछ अजीब है। फाइनली वो लोग जिनकी सीट जियान के करीब थी वो उसके ऑरे को सेंस करके बोलते हैं 2 स्टार दोशन मिड स्टेज। इस ऑरे को सेंस करने के बाद आंखें तो डू टियानफेंग की भी चमकने लगी थी। लगता है उन 13 दिनों में जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो कहते हैं वेल क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, चलो बैटल शुरू करते हैं। उनकी कहती जूश जूश की साउंड के साथ दोनों फिगर सीधा कॉम्बैट माउंटेन रेंज में चले गए थे और लोगों के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाते हैं। ये सब जानना चाहते थे कि राइजिंग डार्क हॉर्स जियान और उस मिस्टीरियस ब्लैक रोडमैन हेम्यू के बीच में आखिर कौन जीतेगा, या अंग्रेजी में बोला जाए तो इस ब्रूटल क्लैश में कौन सर्वाइव कर पाएगा। बात ऐसी थी कि जियान की आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ पहले ही लोगों के नजरों में आ चुकी होती है, लेकिन इस मिस्टीरियस मैन ने अब तक अपनी प्रोफाइल काफी लो रखी थी। हाउएवर जब हर बार उसे और भी पावरफुल अपोनेंट्स फेस करने पड़ते हैं और एक बंदा जीत हासिल करता है, इससे बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये व्यक्ति बिल्कुल सिंपल नहीं है। उस ब्लैक क्लोक मैन को देख के ल्यूचिंग भी भौं से कोड़ के बोलती है मुझे काफी अजीब और फील करवा रहा है। बस वो बता नहीं पा रही थी कि उसकी इंट्यूशन आखिर किस चीज से रिएक्ट कर रही है। ऑफ कोर्स इस कंपटीशन में ऐसा कोई रूल नहीं था, तुम्हें अपनी पूरी पहचान बतानी ही पड़ेगी। ऐसे नियम से लोग एक तरीके से अपनी प्राइवेसी को बचा पा देते हैं, लेकिन इस जैसे मिस्टीरियस फिगर को मौका भी देता है जो शायद इसमें छिप के कुछ भी कर सके। दुखी फे बोलती है अजीब। उसकी वो हल्की सी आंखें चमकने लगी थी। लोग नोटिस नहीं कर पाते कि उसके माथे पे अपीयर होने वाला एक रहस्यमयी हालो एक ही फ्लैश में चमक के गायब हो गया
गया था। माउंटेन रेंज में खड़ा जियान अपने सामने इस ब्लैक ग्लो फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। सोल्जर लॉर्ड भी उसके दिमाग में बोलते हैं इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं लगती। जियान को भी कुछ समय तक घूरने के बाद वो व्यक्ति फाइनली बोलता है तो तुम जियान हो? हाँ। जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है तुम कौन हो? वो मैन इन ब्लैक बोलता है, कहा जाता है कि तुम ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट से आए हो। हमारे सोल क्लैन ने वहाँ पे 2 एलीट फाइटर्स को भेजा था लेकिन वो मिस्टीरियसली गायब हो गए। मुझे शक है कि उनका तुमसे कुछ लेन देन है। बस इसी मोमेंट में जियान का शक कंफर्म हो गया था। वो खुद से बोलते है एज एक्सपेक्टेड तो ये सोल क्लैन से है। अब जहाँ तक बात रही सोल क्लैन के दोनों मेंबर्स के गायब होने की, उन्हें किंग ज़्वालिंग ने खुद खत्म किया था, इसलिए जियान को उनकी कोई नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जो चीज उसे कंफ्यूज कर रही थी वो ये था कि व्यक्ति अपनी पहचान को बड़ी आसानी से बता रहा है। क्या इसे सच में किसी चीज का डर नहीं है? जियान खुद से बोलता है चाहे कुछ भी हो मैं पहले से कैप्चर करूंगा फिर बातचीत होगी। बिना और शब्दों को बर्बाद करते हुए अफ 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से ब्रिलियंट फ्लेम से इरप्ट होने लगती हैं, जिससे माउंटेन रेंज का एटमॉस्फेयर फिर से ऊपर उठने लगा था। और आता वो ब्लैक रोड मैन भी अपना रिलीज करता है और उसके चेहरे पे क्रूरता से भरी स्माइल थी। वो कहता है ऐसी ट्रबलसम फायर टाइप एनर्जी, लेकिन मेरा इस बार का मिशन बस तुम हो। युद्ध के मैदान में गूंजती चीची सिजल की आवाजें। जैसे वो फायरी रेड फ्लेम्स उस ब्लैक ऑरे के संपर्क में आती है, ये उस ब्लैक ऑरे को वहीं पे जलाना शुरू कर देती हैं। आखिरकार ब्लैक ची एकदम सिनिस्टर थी और जियान की फ्लेम्स उसकी पुरानी दुश्मन। ऑफ कोर्स जियान उस बंदे की किलिंग इंटेंट को भी सेंस कर पाता है। बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को उठा के कंडेंस करता है एक लाल रंग के ड्रैगन को जो सीधा उस ब्लैक रोडमैन के ऊपर टूट पड़ा था। हाउएवर इससे बचने के लिए वो ब्लैक रोडमैन बस एक उंगली का इशारा करता है। कुछ की साउंड के साथ उसकी सिनिस्टर इविल मिस्ट उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है। अगले मिनट में गूंजी थी बूम की आवाज। जियान का फायरी ड्रैगन उस बैरियर से आकर टकरा गया था, लेकिन काफी अर्ली बैरियर की वो ब्लैक एनर्जी और भी ज्यादा डार्क और सिनिस्टर होने लगती है। ये उस ड्रैगन को चावा जाती है। सुनाई देने लगती है कुछ वू वू की आवाजें। ये थी उस काले धुएं के फैलने की आवाजें। 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर इस ब्लैक मिस्ट ने दोनों को अपने अंदर ले लिया था और ब्लैक रोडमैन भी इस मिस्ट से मिल जाता है। वहीं पे जियान की आंखें एकदम पैनी हो गई थी जब जब वो ब्लैक मिस्ट उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश कर दी थी। सिजलिंग आवाजों के साथ फ्लेम्स उसे प्योरीफाई कर दिया कर देती है, लेकिन जियान को भी पता होता है कि इस तरीके से खड़े रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस ब्लैक मिस्ट में छिपा हुआ फिगर उसके ऊपर कहीं से भी घातक हमला कर सकता है। टाइम था काउंटर अटैक करने का। अपने दोनों हाथों को फ्लेम से ढकते हुए वो एक के बाद एक फ्लेम पंच शूट करने लगा था। जब उस धुएं के अंदर जियान और ब्लैक रोडमैन फियर्सली फाइट कर रहे थे, बाहर ऐसे नजारे को देख के लोग एकदम एस्टोनिश रह जाते हैं। वो काले रंग का फॉग इतना ज्यादा थिक होता है कि इससे बहुत कम पीक टू स्टार दोशान भी बाहर आ पाएंगे। आसमान में फ्लोट करने वाले डू टियानफेंग की आंखें भी हल्की सी नैरो हो चुकी थी। वो खुद से बोलते इस व्यक्ति की आइडेंटिटी वैली मास्टर ने जो जाल बिछाया है, उम्मीद करता हूँ हमारे हाथ कोई बड़ी मछली लगेगी। डू टियानफेंग इस बैटल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उस युद्ध के मैदान के आसमान में से बूम 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 की मफल्ड आवाजें सुनाई दे रही थी। ओकेजनली उस काले रंग के धुएं में से शॉक वेव्स बाहर आती थी। कुछ और देर तक फाइट करने के बाद जियान अचानक से अपने अटैक्स को रोक लेता है। उसे ढक लेती है वो इंटेंस फायर टाइप की एनर्जी। वो कहता है नहीं मैं से आगे नहीं बढ़ सकता। जियान सेंस कर रहा होता है कि ब्लैक मिस्ट उस ब्लैक रोडमैन को बस फील्ड एडवांटेज नहीं दे रही है, बल्कि इससे जियान की धीरे धीरे दुखी और सोल पावर भी कम हो रही है। जियान अपनी हैंड सीज को चेंज करके बोलता है कंडेंस। ये कहती है उसे ढकने वाले बैरियर के अंदर शुआ 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 की साउंड के साथ वो फ्लेम्स इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे बैरियर के अंदर जियान का फिगर दिखाई भी नहीं देता, बस बाहर आती है चकाचौंध करने वाली रोशनी। जियान की उस इंटेंस फ्लेयर को सेंस करके वो अंधकार में छिपा वो बंदा चिल्ला के बोलते नॉट गुड। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान की आवाज उसके कान में गई थी। वो कहता है ब्रेक। उसे घेरने वाला वो लाल हो चुका गोला किसी फटते हुए तारे की तरह बूम की आवाज के साथ इस पूरे बैटलफील्ड को चमका देता है। ये फ्लेम्स अचानक से ऐसे इरप्ट हुई थी कि इसके सामने ब्लैक मिस्ट की बिल्कुल नहीं चलती। वो बंदा भी चीखें मारते उस जगह से दूर चला जाता है और उसकी ब्लैक मिस्ट फ्लेम्स के द्वारा डिवावर कर ली गई थी। हम उसे क्रैश की आवाज के साथ जमीन से टकराते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स वो अगली पल फिर से आसमान में फिर हुआ था, लेकिन उसके हावभाव काफी फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं। वो टिस्क टिस्क करके बोलता है इस लड़के से डील करना सच में आसान नहीं है। मैं तभी कहूँ कि हमारे क्लैन की हाई रैंकिंग फिगर्स इस पे ध्यान क्यों देने लगे हैं। चलो मुझे भी इसे खत्म करना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से बात कर रहा था जैसे वो एकदम सर्टेन हो कि जियान चाहे कितना भी विरोध करे आज वो उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। इसके चेहरे पे सीरियसनेस को आते हुए देख जियान बोलता है तो तुम फाइनली अपनी ट्रू स्टैंड को दिखा रहे हो। हाँ, उसकी आंखें भी एक्साइटमेंट से बढ़ने लगी थी। आफ्टर ऑल ब्रेक थ्रू के बाद उसकी ये पहली बैटल है और कहीं ना कहीं से भरोसा था कि अगर वो ऑल आउट जाता है तो शायद एक 3 स्टार दोशान को भी संभाल पाएगा। तब सोल्यूटेड लॉर्ड की सोलह आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो जियान से बोलते हैं लिटिल गाय ध्यान से। हालांकि इसकी स्टैंड बस 2 स्टार दोशान के लेट स्टेज पे है,
लेकिन सोल क्लैन के पास इंसानों और सोल बॉडी से डील करने की कई सिनिस्टर मेथड्स मौजूद हैं। चाहे बैकग्राउंड हो या फिर तरीकों की बात, अभी तुम्हारे लिए ऐसे लोगों से डील करना बिल्कुल आसान नहीं है। इस बैटल को इसलिए जल्दी खत्म करना चाहे हल्के से नोट करता है। वैसे भी सोल क्लैन के लोगों से डील करने का जियान के पास पुराना एक्सपीरियंस है। वो दया क्यों ही दिखाएगा जब उसके कानों में कुछ गुलगुलू की आवाजें जाती हैं। जब वो ध्यान देते उस ब्लैक रोडमैन के ऊपर, उसे दिखाई देता है कि ईरी पिच ब्लैक ऑरा जो कि ऊपर की तरफ उड़ के फैल रहा था। ये ब्लैक मिस्ट बादलों के जस्ट नीचे जाके इकट्ठी होती है, फिर ये किसी चादर की तरह पूरे स्पेस को ढकना शुरू कर देती है। इनमें एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी जिसका निशाना सीधे जियान था। वो काली वेशभूषा व्यक्ति कुछ सुसुकी आवाजों के साथ बोलता है, इस बार तू हमारे चंगुल से बच नहीं पाएगा। ये कहते हुए काले रंग का धुआं कंडेंस हुआ था एक बड़े से बादल के आकार में। केयरलेस इस बार जियान भी नहीं होता है। एक्टिवेट हो जाता है फ्लेम मंत्रा। धीरे धीरे जियान की आंखों की नसें उस टेरिफाइंग फ्लेम एनर्जी से भरने लगती हैं। जियान बोलता है फायर कम। उसका वो इंटेंस फायरी रेड दूषण और उसके शरीर को किसी आर्मर की तरह ढक लेता है। वो ब्लैक रोडमैन चिल्ला के बोलते 3 स्टेज सोल लॉक। जब उसकी धाड़ खत्म होती है, इसके पीछे सुनाई देने लगती है कुछ क्लैंक 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 की आवाजें। आसमान में जो काले रंग का बादल बना था, 3 बहुत ही खतरनाक डार्क ईरी चेन्स अपनी सांस चलेंगे एनर्जी को लेकर जियान की तरफ शूट होती हैं। इन चेन्स के ऊपर मिस्टीरियस रून्स चमक रहे होते हैं। ये जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ का स्पेस एक क्योटिक एनर्जी से रिपल होता है। जियान सेंस कर पा रहा था कि चेन्स कितनी ज्यादा डेंजरस है। बिना हेजिटेशन परफॉर्म करता 3 पावरफुल मूव्स को, जो थी हुआंगक्वान डिवाइन फिंगर, हुआंगक्वान पाम और 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। यहाँ जियान इन चेन्स को तबाह करने के बारे में नहीं सोच रहा था। ये होती उसकी डिले टैक्टिक। उसके अटैक्स इन चेन से टकराना शुरू हो जाते हैं। गूंजती क्रैशिंग आवाजें जैसे ब्लैक ऑरे की वो ठंडक फ्लेम्स के इंटेंस हीट से बदलने लगती है। इन टकरावटों के बीच में जियान अपनी एंशिएंट रूलर को एक बार फिर से घुमा देता है। हवा को बीच में से फाड़ते हुए ये सीधा शूट हो जाती है उस ब्लैक रोडमैन की तरफ। इस अटैक को उस बंदे ने आसानी से नोटिस कर लिया था। जैसे वो हम्प यानी कि कोल्ड स्नॉट करता है, गड़गड़ाने की आवाजों के साथ बादलों में से काले रंग की बिजलियां निकलती हैं। जब वे जियान की एंशिएंट रूलर से टकराती हैं, लोगों को सुनाई देती है कुछ हार्श मेटल स्क्रैपिंग साउंड्स। लेकिन वो ब्लैक राइडिंग चाहे कितनी भयानक बनी रही हो, ये एंशिएंट रूलर को पीछे नहीं कर पाती। वो ब्लैक रोडमैन कहता है ये खत्म नहीं हुआ। वो तीनों ब्लैक चेन्स जो कि जियान के अटैक से डेडलॉक में थी, जहरीले सांपों की तरह ये ट्रिकी एंगल से जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। ऐसे सीन को देख के कई लोग अपने सिर को हिलाने लगे थे। वो कहते लगता है इस युद्ध का विजेता साफ हो गया है। बिना उस रूलर के वो जियान बिना दांतों वाला टाइगर रह गया है। इन अटैक्स का सामना वो कैसे ही करेगा। इन सब ने पिछली बैटल्स देखी होती हैं, उन सब में जियान की रूलर ने काफी बड़ा रोल निभाया था। ऑफ कोर्स ये लोग नहीं जानते थे कि हालांकि वो हैवी जोन रूलर एक पावरफुल वेपन होता है, लेकिन ये भारी बहुत था। अब जब जियान एकदम फ्री है, वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। और होता भी कुछ ऐसा है। वो इन चेन्स को करीब आते हुए देख के कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आसपास का स्पेस रिपल हुआ था, फिर न जाने कैसे जियान का फिगर गायब हो जाता है। ये देख के उस बंदे की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। वो कहता है क्या अपने टारगेट को मिस करने की वजह से वो तीनों चेन्स हवा में मिल जाती हैं। और हम उस बंदे के एक्सप्रेशंस को बहुत सॉलम होते हुए देखते हैं। उसे जानकारी मिली थी उसके हिसाब से जियान के पास ऐसी शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन टेक्निक नहीं होनी चाहिए थी। वो चारों तरफ पैनिक की वजह से स्कैन करने लगता है। तभी ऊपर के वो डार्क क्लाउड्स थरथराने लगे थे और इनमें से एक टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट होता है। एक आवाज कहती है क्या हुआ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इस बार वो बंदा जो ऑरा फील करता है वो पिछले जियान से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उसके लिए अफसोस की बात ये होती है कि उसे रिएक्ट करने का समय नहीं दिया जाने वाला था। जियान का फिगर अचानक से उसके पीछे पैर हुआ था और अपने सॉलिड पंच को आगे बढ़ाते हुए बोलता है गेट लॉस्ट। फिर क्या गूंजती एक पफ्ट की आवाज। वो टेरिफाइंग फोर्स उस बंदे को किसी फुटबॉल की तरह जमीन में घुसेड़ देती है। नीचे 10 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है। अपने मुंह से खून पहुंचते हुए वो ब्लैक रोडमैन पिट से बाहर आया था तो उसके काफी कपड़े फट चुके होते हैं। वो गुस्से से भरी आवाज में कहता है बेस्टर्ड, तूने मुझे फोर्स कर दिया है। सोल हेवन लॉक। इतना कह के उस बंदे का ऑरा अचानक से ऑमनस और ग्लूमी होने लगा था। उसके शरीर से लिपटते हुए हम एक लाल रंग की चेन को सरफेस होते हुए देखते हैं जो बस कुछ ही मीटर बड़ी होती है। इसमें कुछ बहुत इंट्रिकेट छोटे छोटे बड़ी पैटर्न्स देखे जा सकते थे। जिस पर रेड चेन अपीयर होती है, जियान क्लियरली अपनी सोल को कांपते हुए महसूस करता है। वो भी अपने फुल ऑरे को इरप्ट कर देता है। अटैक्स का नाम होता है 4 फिंगर्स ऑफ द हेवन सेकंड फिंगर ब्रेक द स्काई। इस मैजेस्टिक आवाज के साथ उसकी उंगली ऊपर उठी थी। एक बहुत तेज चमकने वाली रोशनी जिसने जियान की सारी पावर खींच ली होती है वो उस मैन इन ब्लैक की तरफ पॉइंट हो जाती है। ये देख के वो बंदा गुर्रा के बोलता है बहुत अच्छे, चलो इसे एक ही स्ट्राइक में सेटल करते हैं। ये था सोल को बाइंड करने वाला सोल हेवन लॉक। वो व्यक्ति बोलता है सप्रेस। हवा में पीछे रह जाती है शाकी आवाजें और वो चेन अपनी जगह से गायब हो जाती है। वहीं पे जियान भी कोल्ड स्नॉट करता है। आसमान से एक बड़ी सी उंगली जो कि सब कुछ सप्रेस करने के काबिल लग रही होती है, हम उसे नीचे की तरफ प्रेस होते हुए देखते हैं। इस उंगली का आकार 100 मीटर से ज्यादा होगा। फाइनली पूरा युद्ध का मैदान थरथराने
होने लगा था। गूंजता एक वॉलेंट एक्सप्लोजन जिसकी बूम की आवाज काफी लंबे समय तक गूंजती है। उन पहाड़ों के ऊपर होने वाली इस टेरिफाइंग क्लैश को देख के अभी डू टियानफेंग भी खुद को एंग्शियस पाते हैं। वो कहते हैं दोनों सच में मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ जियान तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वो जानते थे कि अगर जियान यहाँ पे हार जाता है तो ब्लैक रोडमैन एक्शन लेने से बिल्कुल हिचकेगा नहीं। ऑफ कोर्स उम्मीद तो हमें भी ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई इतना तो बता सकता है कि इस बैटल का एंड इतना आसान नहीं होगा जैसा अब तक होता आ रहा था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हमें इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। हम उसे इस बैटल का एंड तो देखेंगे ही, साथ में कई सीरियस बातें भी होने वाली हैं। साथ में थंडर वैली के डेप्टी वैली मास्टर की हम थोड़ी सी वियर्ड पर्सनैलिटी भी समझ रहे होंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो हम इस वीडियो को लाइक टारगेट रख रहे हैं 7000 लाइक्स का। अगर आज शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को आज ही जरूर रिलीज करूंगा। ऑफ कोर्स अगर आपको लाइक टारगेट वगैरह की चिंता नहीं करनी है और तब भी शाम को एपिसोड देखना है तो आप मेंबर बन सकते हो हेलगार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस को देख पाओगे। वहीं पे जो लोग हमेशा औरों से 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलने वाला है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि यहाँ तक बोलते बोलते तुम्हारे भाई का गला सूख चुका है। मुझे लगता है जिन लोगों को फाइटिंग सीन्स पसंद है उन्हें इस आर्क में काफी मजा आ रहा होगा और आता भी रहेगा, क्योंकि चाहे बात हो इस कंपटीशन की या 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन की, बैटल्स कम नहीं होने वाली हैं, वो इंटेंस ही होती जाएंगी। चलो हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा।